नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे उपन्यास एक हसीना का कत्ल के पहले अंश का अध्याय 10। निम्बिन नामक शहर। हैरी की घड़ी में उस समय 11 बज रहे थे जब जहाज ब्रिस्बेन में उतरा, लेकिन जहाज के कर्मचारी जोर देकर कह रहे थे कि उस समय 10 ही बजे थे। क्वींसलैंड में गर्मी का अलग समय नहीं होता है, एंड्रू ने उसे सूचित किया। ये एक बड़ा राजनीतिक मसला बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ मतदान करवाया गया और किसानों ने इसके खिलाफ मतदान किया। वाह, ऐसा लग रहा है कि हम गोरे गरीबों के देश में आ गए हैं। मुझे ऐसा लगता है दोस्त, कुछ साल पहले तक लंबे बालों वाले पुरुषों का प्रवेश यहाँ निषेध था, उनके ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध था। तुम मजाक कर रहे हो। क्वींसलैंड अलग तरह का है, जल्दी ही वे शायद घुटे सिर वालों को भी यहाँ प्रतिबंधित कर दें। हैरी ने अपने लगभग गंजे हो गए माथे पर टहीका लगाया। क्वींसलैंड के बारे में कुछ और जानने को है? हाँ, अगर तुम्हारी जेब में गांजा है तो उसे जहाज में ही छोड़ दो। क्वींसलैंड में मादक पदार्थों के कानून अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक सख्त हैं। ये महज संयोग नहीं है कि समुद्री उत्सव निम्बिन में मनाया गया। वह शहर सीमा के दूसरी तरफ न्यू साउथ वेल्स में है। उनको वह दफ्तर मिल गया जहां बताया गया था कि उनके लिए एक कार तैयार रहेगी और उनका इंतजार करेगी। दूसरी तरफ क्वींसलैंड में फ्रेजर द्वीप जैसी जगहें हैं, जहां इंगर होल्टर की मुलाकात इवांस व्हाइट से हुई थी। ये द्वीप असल में बलुई तट से अधिक कुछ और नहीं है, लेकिन यहाँ आपको दुनिया में सबसे अधिक साफ पानी मिलेगा, वर्षा वन और झीलें भी। और यहाँ के तट इतने सफेद हैं कि लगता है जैसे उनको संगमरमर से बनवाया गया हो। इसको सिलिकन सैंड कहा जाता है, क्योंकि सिलिकन बालू सामान्य बालू से इतना बढ़िया होता है। उसे आप सीधा कंप्यूटर में डाल सकते हैं। अफसरों की भूमि ना? काउंटर के पीछे से आदमी ने उनको चाबी देते हुए कहा। फोर्ड एस्कॉर्ट? एंड्रू ने नाक से कोड़ी, लेकिन साइन कर दिया। क्या ये अभी भी चल रही है? विशेष रेट पर सर। इसके ऊपर शक नहीं। सूरज हाईवे को तपा रहा था और ब्रिस्बेन के आकाश में शीशे व पत्थर ऐसे चमक रहे थे जैसे झाड़ फानूस पर बूंदें चमकती हैं। वे पूर्व की तरफ खुली सड़क पर बढ़े जा रहे थे, जिसके रास्ते में जंगल और खेत बारी बारी से आ रहे थे। ऑस्ट्रेलिया के सुदूरवर्ती इलाके में स्वागत है, एंड्रू ने कहा। उन्होंने रास्ते में देखा कि कौवे अलसाए हुए से दाना चुग रहे थे। हैरी हंसने लगा। क्या हुआ? एंड्रू ने पूछा। क्या तुमने लार्सन की कॉमिक स्ट्रिप देखी है, जिसमें गाय 2 पैरों पर जंगली मैदान के बीच खड़ी होकर ध्यान मग्न है और उनमें से एक चेतावनी देती है, कार। खामोशी। लार्सन कौन है? कोई बात नहीं। वे लकड़ी के बने छोटे छोटे घरों के आगे से गुजरे, जिसके सामने बरामदे थे, दरवाजे पर मच्छरदानी और बाहर सामान ढोने वाले ट्रक। वे जब गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा कि चौड़े कंधों वाले घोड़े उनको उदास आंखों से देख रहे थे। सुअर खुशी से कीचड़ में लौट रहे थे। सड़कें संकरी होती जा रही थीं। लंच के समय वे पेट्रोल लेने के लिए एक स्थान पर रुके, जहां साइन बोर्ड से समझ आया कि उस जगह का नाम था यूकी, जिसे 2 सालों से ऑस्ट्रेलिया का सबसे साफ सुथरा शहर चुना जा रहा था। उसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि पिछले साल कौन जीता था। होली मैकरोनी, हैरी ने निम्बिन में घुसते हुए कहा। शहर के बीचों बीच करीब 100 मीटर लंबाई में था। उसके ऊपर इंद्रधनुष के सभी रंग थे और उसके ऊपर फसलों जैसे चिन्ह थे। हैरी के वीडियो संग्रह में से चीच एंड चोंग फिल्मों की तरह से लग रहा था। हम 70 के दशक में आ गए, वह चिल्लाया। मेरा मतलब है कि जरा वहां देखो, पीटर फोंडा की जेनिस जेपलिन के साथ तस्वीर है। वे धीरे धीरे सड़क पर चल रहे थे
और कुछ उनींदी आंखें उनको देख रही थीं। ये बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की जगहें अब और हैं भी। तुम हंसते हंसते मर सकते हो। क्यों? एंड्रू ने पूछा। तुमको नहीं लगता कि यह मजाक है? मजाक? मुझे लगता है कि इन सपनीले लोगों के ऊपर आजकल हंसना आसान है। मुझे लग रहा है कि नई पीढ़ी को ये लगता है कि थोड़ा सा पौधों का नशा किया और गिटार बजाने या अपनी कविताएं और एक दूसरे के साथ सेक्स करने के लिए और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ये देख सकता हूं कि वुडस्टॉक के आयोजक इंटरव्यू के लिए टाई पहनकर आए हुए हैं और बड़ी उत्सुकता से उस समय के विचारों के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि जाहिर है अब उनकी बेहद भोलेपन जैसी लग रही थी। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उन विचारों के बिना हुई है। प्यार और शांति के नारे अब घिसे पिटे लगने लगे हैं, लेकिन तब हमारे लिए इनका कुछ मतलब था, पूरे दिल से। हिप्पी बनने के लिहाज से एंड्रू, तुम कुछ बूढ़े नहीं हो गए हो? हाँ, मैं बूढ़ा था। मैं बूढ़ा हिप्पी था, एंड्रू ने कहा। अनेक नौजवान लड़कियों की संभोग के रहस्यों के बारे में पहला परिचय अंकल एंड्रू से हुआ। हैरी ने उसके कंधे पर टहोका दिया। मुझे लगता था कि तुम बस आदर्शवाद की बातें कर रहे थे, बूढ़े बकरे। बिला शक ये आदर्शवाद था, एंड्रू ने क्रोधित होते हुए कहा। मैं उन मासूम कलियों को किसी बदमाश नौजवान के लिए नहीं छोड़ सकता था और उस लड़की को ये खतरा उठाने देता कि वह पूरा 70 का दशक सदमे में बिताती। एंड्रू ने कार की खिड़की से बाहर देखा और हंसा। लंबे बालों, दाढ़ी वाला एक आदमी चोगा पहने बेंच पर बैठा हुआ था और 2 उंगलियों से शांति का निशान बनाए हुए था। एक बोर्ड के ऊपर लिखा था गांजा संग्रहालय। उसके नीचे छोटे अक्षरों में लिखा हुआ था प्रवेश शुल्क $1। अगर आप दे नहीं सकते तो भी आ जाइए। ये निम्बिन का नशा संग्रहालय है, एंड्रू ने समझाया। इसमें ज्यादातर बकवास है, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि इसमें केन केजी के साथ कुछ मजेदार तस्वीरें हैं, जैक कैरियॉक और कुछ अन्य महापुरुषों की, जब वे चेतना को विस्तार देने वाले मादक द्रव्यों के साथ प्रयोग कर रहे थे। जब LSD खतरनाक नहीं था, जब सेक्स को स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता था। बहुत अच्छे दिन थे हैरी होली, तुमको तब यहां होना चाहिए था। उन्होंने मुख्य सड़क पर गाड़ी लगाई और पीछे गए। हैरी ने अपने रे-बैन चश्मे को उतार लिया और कोशिश करने लगा कि वह आम नागरिक ही लगे। वह निम्बिन में एक शांत दिन था और हैरी व एंड्रयू एक दुकानदार से दूसरे तक अपना दस्ता लिए दौड़ लगा रहे थे। बढ़िया गांजा है, ऑस्ट्रेलिया में सबसे अच्छा गांजा, पपुआ न्यू गिनी का गांजा, जानदार। पपुआ न्यू गिनी, एंड्रू ने सूंघा। यहाँ भी जो गांजा के लिए सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, लोग ये सोचते हुए घूमते हैं कि गांजा अगर कहीं और से आया हो तो बेहतर होगा। ऑस्ट्रेलिया का ही खरीदो, मैं कहता हूँ। एक गर्भवती लेकिन दुबली महिला संग्रहालय के बाहर कुर्सी पर बैठी हुई थी और उसने उसकी तरफ हाथ से इशारा किया। वह 20 से 40 साल के बीच की किसी भी उम्र की हो सकती थी और उसने ढीली स्कर्ट के साथ बटन वाला ब्लाउज पहन रखा था, जिससे उसका पेट किसी ढोल की तरह से फूला हुआ दिखाई दे रहा था। उसको देखकर कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था, हैरी ने सोचा। उसके शिष्यों के आकार से उसने ये नतीजा निकाला कि उस दिन उसके नाश्ते के मेन्यू में गांजा से भी अधिक कुछ मिलने वाला था। कुछ और चाहिए? उसने पूछा। उसने ये ध्यान दिया कि वे गांजा खरीदने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। नहीं, हैरी ने कहना शुरू किया। तेजाब, तुमको LSD चाहिए? नहीं, उसने आगे झुककर जल्दी से जोश में भरते हुए कहा। नहीं, हमें तेजाब नहीं चाहिए, एंड्रू ने धीमी और मजबूत आवाज में कहा। हम किसी और चीज की तलाश में हैं, समझे? वह बैठी उन लोगों को देखे जा रही थी। एंड्रू ने
आगे जाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन तब वह कूद पड़ी अपने बड़े पेट की परवाह किए बगैर और उसने उसके हाथ पकड़ लिए। ठीक है, लेकिन हम वह काम यहाँ नहीं कर सकते। तुमको 10 मिनट में उस पब में मिलना होगा। एंड्रू ने सर हिलाया और फिर वह मुड़ी और अपने बड़े बड़े नितंब हिलाती हुई सड़क पर तेजी से दौड़ने लगी। उसके पीछे एक छोटा सा कुत्ता भी दौड़ रहा था। मुझे पता है कि तुम इस समय क्या सोच रहे हो हैरी, एंड्रू ने अपनी सिगार को सुलगाते हुए कहा। इस दयालु स्त्री को ये विश्वास दिलाना अच्छी बात नहीं थी। हम कुछ हेरोइन खरीदने वाले हैं। पुलिस स्टेशन यहाँ से महज 100 मीटर दूर है और हम इवांस व्हाइट के बारे में जो जानना चाहते हैं वह हमें वहां पता चल जाएगा। लेकिन मुझे इस बात का अंदेशा हो रहा है कि ये जल्दबाजी होगी। चलो चलकर एक बियर पीते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। आधे घंटे बाद वह महिला लगभग खाली पब में घुसी। उसके साथ एक पुरुष था जो उसकी ही तरह से शिकारी लग रहा था। वह काउंट ड्रैकुला का क्लाउस किंस्की लग रहा था। दुबला पतला, मरियल, काले कपड़ों में, आंखों के नीचे स्याह घेरे। वह देखो, एंड्रू फुसफुसाया। उसके ऊपर तुम ये आरोप नहीं लगा सकते हो कि वह जो बेचता है उसे चखता नहीं है। वह महिला और उसके साथ आया पुरुष सीधे उसकी तरफ बढ़े। वह आदमी देखने से ऐसा लग रहा था कि वह जरूरी बातचीत के अलावा दिन के उजाले में और अधिक समय नहीं बिताना चाहता था। कितना? एंड्रू उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। मैं ये चाहता हूं कि उससे पहले यहां कुछ लोग आ जाएं, तब हम जरूरी बातचीत करें। उसने बिना पीछे मुड़े ये बात कही। किंस्की ने अपना सर ऊपर उठाया। उस महिला के चेहरे पर चिढ़ का भाव था। वह शायद हिस्से के आधार पर काम करती थी और हैरी ने यह अनुमान लगाया कि उसके और किंस्की के बीच विश्वास उतना ही था जितना कि नशेबाजों में होता है। बिल्कुल भी नहीं। मेरे पास कुछ भी नहीं है और अगर तुम पुलिस वाले हो तो मैं तुम्हारे अंडकोश काट लूंगा। पहले मुझे रोटी दिखाओ, तब हम यहां से बाहर जा सकते हैं। वह जल्दी जल्दी बोल रहा था। वह घबराया हुआ था और उसकी आंखें इधर उधर देख रही थीं। क्या वह दूर है? एंड्रू ने पूछा। वह कुछ दूरी पर है, लेकिन लंबा रास्ता है। मुस्कुराहट के नाम पर उसने थोड़ा सा दांत निकाला और फिर से शांत हो गया। बहुत अच्छी बात है दोस्त, चुपचाप बैठ जाओ, एंड्रू ने उसको पुलिस बैज दिखाते हुए कहा। किंस्की जम सा गया। हैरी खड़ा हो गया और उसने अपने बेल्ट का पिछला हिस्सा ठोका। इस बात को परखने का कोई कारण नहीं था कि हैरी के पास भी हथियार था। ये सब क्या नाटक है? मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैंने तुमसे कहा नहीं था। वह एंड्रू के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। मुझे लगता है कि तुम स्थानीय शेरिफ और उसके लोगों को जानते हो और वे शायद तुमको जानते हैं, लेकिन उनको क्या ये पता है कि तुमने हेरोइन बेचना शुरू कर दिया है? उस आदमी ने कंधे उचकाए। किसने हेरोइन के बारे में कहा है? मुझे लगा कि ये गांजा था। हम बिल्कुल किसी ने भी उसके बारे में कुछ नहीं कहा और इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई बात करेगा, बशर्ते तुम हमें कुछ सूचना दो। तुम मुझे बच्चा समझते हो? नहीं, क्या मैं इस बात के लिए सर कलम किए जाने का खतरा उठाऊं कि शहर के बाहर 2 पुलिस वाले जिनके पास मेरे बारे में कोई सबूत भी नहीं है मुझसे पूछताछ कर रहे हैं? और चोरी? हम यहां मिले, दुर्भाग्य से सामान की कीमत को लेकर सहमत नहीं हुए और बस हो गया। तुम्हारे पास एक गवाह भी है कि हम यहाँ सामान्य तौर पर मिले थे, और वही करो जो हम कहते हैं और तुम हमें यहाँ कभी नहीं देखोगे और न ही यहाँ कोई और देखेगा। एंड्रू ने सिगार जलाई, मेज के दूसरी तरफ बैठे नशेड़ी को ध्यान से देखा, उसके मुंह पर धुआं उड़ाया और आगे बोलने लगा। क्या हमें वह नहीं मिलना चाहिए हम जिसके पीछे हैं? हालांकि जब हम यहाँ से जाएं तो हो सकता है कि हम अपने बैज पहन लें और कुछ गिरफ्तारियां करें, जो कि जाहिर है यहाँ के लोगों में तुम्हारी लोकप्रियता नहीं बढ़ाने वाली। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ मुखबरी के लिए कठोर सजा दी जाती है। आखिरकार चर्सी शांतिपूर्ण किस्म के लोग होते हैं, नहीं?
लेकिन वे एक आध उल्टे तरीके भी जानते हैं और इस बात से मुझे हैरानी नहीं होगी कि अचानक शेरिफ तुम्हारे सारे माल को उठवा ले। संयोगवश चर्सी इस बात से खुश नहीं होंगे कि उनको किसी बड़े माल से मुकाबला करना पड़े, पता है ना, कम से कम किसी नशेबाज मुखबिर से नहीं। और मुझे लगता है कि तुमको इस बात का इल्म होगा कि बड़ी मात्रा में हेरोइन रखने पर कितना जुर्माना देना पड़ता है। किंस्की के चेहरे पर और अधिक सिगार का नीला धुआं फैल गया। हर दिन ऐसा मौका नहीं मिलता कि आप किसी बेवकूफ के मुंह पर धुआं उड़ाएं, हैरी ने सोचा। अच्छा, एंड्रू ने कहा जब उसने देखा कि किसी तरह का जवाब नहीं आ रहा है। इवांस व्हाइट, हमें ये बताओ कि वह कहाँ है, वह कौन है और हम उसे कैसे पकड़ सकते हैं अभी। किंस्की ने इधर उधर देखा। उसके गालों के गड्ढे उसकी पतली गर्दन की तरफ मुड़े। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई गिद्ध किसी लाश के ऊपर मंडरा रहा हो, बेचैनी से ये देख रहा हो कि कहीं सिंह लौटकर तो नहीं आ रहे थे। बस, उसने पूछा, और कुछ नहीं? कुछ नहीं, एंड्रू ने कहा। और मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आप और कुछ पूछते हुए वापस नहीं आएंगे? तुम नहीं। उसने सर हिलाया मानो वह इस बात को जानता रहा हो कि उसे यही जवाब मिलने वाला था। अच्छा, वह कोई बड़ी मछली नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि वह उस दिशा में बढ़ रहा है। वह मैडम रूसी के लिए काम करता है। वह यहाँ की गांजा महारानी है, लेकिन अब वह अपना खुद का व्यवसाय खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। गांजा, तेजाब और थोड़ा सा मॉर्फिन। गांजा तो वही है जो यहाँ बाकी लोग बेचते हैं, स्थानीय उत्पाद, लेकिन उसका ताल्लुक जरूर सिडनी में है और वहाँ वह बढ़िया एसिड के बदले में गांजा पहुँचाता है। ये सब कुछ अब एसिड के लिए ही है। इवांस हमें कहाँ मिल सकता है? एंड्रू ने पूछा। वह सिडनी में काफी रहता है, लेकिन मैंने उसे कुछ दिन पहले शहर में देखा था। उसके साथ ब्रिस्बेन की एक लड़की और उसका बच्चा था जो अक्सर यहाँ आती रहती है। मुझे ये नहीं पता है कि वह इस समय कहाँ है, लेकिन वह बच्चा उसी फ्लैट में रहता है जिसमें वह तब रहता है जब निम्बिन में होता है। उसने समझाया कि वह फ्लैट कहाँ था। वह देखने में किस तरह का है? गोरा? एंड्रू ने जोर दिया। मैं क्या कह सकता हूं? उसने अपनी वह दाढ़ी खुजलाई जो नहीं थी। देखने में अच्छा है, प्रभावित करने वाला। एंड्रू और हैरी ये नहीं जानते थे कि उस तरह के लोगों को वह कहा जाता था, लेकिन तो भी उन्होंने सर हिला दिया। उसके साथ सौदा करना बहुत आसान है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसके लिए काम करूं, अगर आप समझते हो कि मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने अपने सिर हिला दिए, जबकि वे यह नहीं जानते थे कि उसका मतलब क्या था। वह औरतबाज है। वह एक समय में एक औरत के साथ रहने के लिए नहीं जाना जाता है। उसकी औरतों के साथ हमेशा बहस होती रहती है। वे चीखती चिल्लाती हैं। ये कोई अस्वाभाविक नहीं होता कि उनमें से किसी के चेहरे पर कभी कभार कोई निशान दिख जाए। क्या तुमको सुनहरे बालों वाली नॉर्वेजियन लड़की इंगर होल्टर के बारे में कुछ पता है? पिछले हफ्ते उसकी लाश सिडनी में वॉटसन बे में मिली। अच्छा, उसके बारे में कभी नहीं सुना। साफ था कि वह नियमित रूप से अखबार नहीं पढ़ता था। एंड्रू ने अपना सिगार बुझाया और वह और हैरी उठ गए। क्या मैं इस बात के ऊपर भरोसा कर सकता हूं कि तुम अपना मुंह बंद रखोगे? किंस्की ने संदेह के साथ देखते हुए पूछा। जरूर, एंड्रू ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। हमारी स्वीडिश गवाह को किस तरह का भोजन पसंद था? एंड्रू ने पूछा जब वे पुलिस स्टेशन पर औपचारिक मुलाकात के लिए रुके। वह एक ऐसी इमारत थी जो किसी भी और इमारत जैसी लग रही थी, सिवाय बाहर लॉन में एक निशान के, जिससे ये पता चलता था कि उसके वहां होने का क्या मतलब था। बढ़िया, काफी मसालेदार है, लेकिन बढ़िया, हैरी ने तुरंत जवाब दिया। अच्छा हैरी, तुमने बातचीत किस बारे में की? काफी कुछ।
नॉर्वे और स्वीडन के बारे में। अच्छा, जीता कौन? वह जीती। स्वीडन में ऐसा क्या है जो नॉर्वे में नहीं है? एंड्रू ने पूछा। सबसे पहले कुछ अच्छे फिल्म निर्देशक, बो वाइडरबर्ग, इंगमार बर्गमैन। अच्छा फिल्म निर्देशक, एंड्रू ने कहा। हमारे यहाँ भी हैं, एडवर्ड ग्रीग, जो कि दूसरी तरफ तुम्हारे में से एक है। वाह, हैरी ने कहा, मुझे ये नहीं पता था कि तुम शास्त्रीय संगीत के भी जानकार हो। ग्रीक तो महान था। उदाहरण के लिए माइनर सी के संगीत का दूसरी गीत को ले लो, जहां, माफ करना एंड्रू, हैरी ने कहा, मैं किंग क्रिसक का संगीत सुनते हुए बड़ा हुआ हूं। मैं पिछली शताब्दी का संगीत नहीं सुनता, समझे? 1980 से पहले के सभी पत्थर युग के थे। हमारा एक बैंड है जिसका नाम है दमदम बॉयज, जो सी माइनर सिम्फनी का पहली बार प्रदर्शन 1981 में हुआ था, एंड्रू ने कहा। दमदम बॉयज, ये काफी दिखावटी नाम है। हैरी ने हार मान ली और व्हाइट के घर जाने के रास्ते में ग्रीक के बारे में जानकारी बढ़ाता रहा। अध्याय 11। एक डीलर। इवांस व्हाइट ने आधी खुली आंखों से उन्हें देखा। उसके चेहरे पर बालों की लटें बिखरी हुई थीं। उसने अपनी कमर खुजलाई और जानबूझकर डकार ली। उन लोगों को देखकर उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी, इसलिए नहीं कि वह उनके आने की उम्मीद कर रहा था, बल्कि इसलिए भी कि उसे ये नहीं लगा था कि उनके आने के पीछे कोई खास बात है। आखिरकार वह उस इलाके के सबसे अच्छे एसिड के ऊपर कब्जा जमाए बैठा था और निम्बिन छोटी जगह है जहां अफवाहें तेजी से फैलती हैं। हैरी ने ये सोचा कि व्हाइट जैसा इंसान छोटी मात्रा के लिए परवाह नहीं करता था, और निश्चित रूप से अपने घर से नहीं, बल्कि वह शायद ही लोगों को वहां बड़ी मात्रा में खरीदने आने के लिए रोक सकता था। आप गलत जगह पर आए हैं, शहर में तलाश कीजिए, उसने कहा, शीशे का दरवाजा बंद करते हुए। हम लोग पुलिस से आए हैं मिस्टर व्हाइट। एंड्रू ने अपना बैज उठाया। हम आपसे बात करना चाहते हैं। इवांस ने अपनी पीठ उसकी तरफ कर दी। आज नहीं, मुझे पुलिस पसंद नहीं। फिर कभी अरेस्ट वारंट के साथ आना, सर्च वारंट या और जो भी, तब हम देखेंगे कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तब तक के लिए अलविदा। उसने अंदर का दरवाजा भी बंद कर लिया। हैरी आगे दरवाजे की तरफ झुका और चिल्लाया, इवांस व्हाइट, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? हमें यह समझ में नहीं आ रहा है कि इस तस्वीर में आप हैं सर, और अगर आप हैं तो आप अपने बगल में बैठी इस महिला को जानते हैं। इसका नाम इंगर होल्टर है। वह अब मर चुकी है। कुछ देर खामोशी रही, फिर दरवाजा चरमराया। इवांस ने बाहर झांका। हैरी ने तस्वीर जाली के सामने लगा दी। जब सिडनी पुलिस को ये मिली थी तब ये इतनी सुंदर नहीं दिखाई दे रही थी मिस्टर व्हाइट। रसोई में अखबार बिखरे हुए थे, सिंक प्लेट और ग्लास से भरा हुआ था, और फर्श पर कई महीनों से पोंछा नहीं लगा था। बहरहाल हैरी को एक नज़र में ये लग रहा था कि उस स्थान में ऐसा कुछ नहीं था जिससे ये लगे कि वह जगह बर्बाद हो रही थी, और ये कि वह घर किसी नशेड़ी का नहीं लग रहा था। हफ्तों का जूठा बिखरा हुआ नहीं था, किसी तरह की सड़न नहीं थी, पेशाब की गंध नहीं थी, और पर्दे गिरे हुए नहीं थे। सबसे बढ़कर कमरे में सब बुनियादी इंतजाम थे, जिससे हैरी को ये बात समझ में आई कि इवांस की अभी चीजों के ऊपर पकड़ बनी हुई थी। उन्होंने अपने लिए कुर्सी खोज ली और इवांस ने फ्रिज से कुछ खाने के लिए निकाला और सीधा अपने मुंह में डाल लिया। रसोई से डकार की आवाज आ रही थी और उसके बाद इवांस की संतुष्ट हंसी आई। जरा इंगर होल्टर के साथ अपने रिश्ते के बारे में बताओ मिस्टर व्हाइट, हैरी ने डकार की गंध को परे हटाते हुए पूछा। इंगर एक अच्छी, सुंदर और बहुत बेवकूफ किस्म की लड़की थी, जिसे ये लगता था कि वह और मैं साथ साथ खुश रह सकते थे। इवांस ने छत की तरफ देखा, फिर वह भद्दी सी हंसी हंसा। मुझे लगता है कि असल में ये सारी कहानी कह देता है।
तुमको कुछ अंदाजा है कि उसकी हत्या किस तरह हुई या किसने उसका कत्ल किया होगा? हाँ, हमारे यहाँ निम्बिन में भी अखबार आते हैं, इसलिए मुझे इस बात का पता है कि उसका गला घोंटा गया था। लेकिन किसने किया? मुझे लगता है किसी गला घोंटने वाले ने। उसने अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झटका दिया और मुस्कुराने लगा। उसकी एक लट बाहों के ऊपर आ गिरी, उसके गहरे रंग के चेहरे पर दांत चमकने लगे और उसकी भूरी आंखों में जो हंसी थी वह खींचकर उसके कानों तक चली गई, जिसमें बालियां चमक रही थीं। एंड्रू ने अपना गला साफ किया। मिस्टर व्हाइट, एक महिला जिसको आप अच्छी तरह से जानते थे और जिसके साथ आपके अंतरंग संबंध थे, जिसका अभी हाल में ही कत्ल हुआ है, आप उसके बारे में क्या जानते हैं या क्या नहीं जानते हैं, इस बात में हमारी कोई दिलचस्पी नहीं है। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि हम हत्यारे की तलाश कर रहे हैं, और अगर आप इसी पल इसमें हमारी मदद करने की कोशिश नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होकर आपको सिडनी के पुलिस स्टेशन ले जाना होगा। मुझे वैसे भी सिडनी जाना है। अगर आपके कहने का मतलब ये है कि आप मेरे हवाई टिकट का किराया देने वाले हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। हैरी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या सोचे। क्या इवांस व्हाइट उतना मुश्किल इंसान था जितना वह दिखाई दे रहा था, या उसके दिमाग में कोई कमजोरी थी, या ऐसा इंसान जो ठीक से विकसित नहीं हुआ था, एकदम नॉर्वेजियन सिद्धांत। हैरी को हैरानी हुई। क्या दुनिया में कोई ऐसी अदालत है जो किसी इंसान की गुणवत्ता का निर्णय कर सकती है? आप जैसा चाहें मिस्टर व्हाइट, एंड्रू ने कहा। मुफ्त की टिकट, मुफ्त में रहना और खाना, मुफ्त का वकील और हत्या के अभियुक्त के रूप में मुफ्त का प्रचार। कौन सी बड़ी बात है, मैं 48 घंटे में फिर से बाहर आ जाऊंगा। और फिर हम आपको देंगे दिन रात की लगातार जासूसी, मुफ्त में आपकी नींद से जगा देंगे, और हो सकता है कि हम बीच बीच में मुफ्त में छापा भी मारें, और कौन जानता है कि हम और क्या क्या कर सकते हैं। इवांस ने बाकी बची बियर पी ली और बोतल के लेबल के साथ खेलने लगा। आप महानुभाव लोग चाहते क्या हैं? उसने कहा। मैं यही जानता हूं कि एक दिन वह अचानक चली गई। मैं सिडनी जा रहा था, इसलिए मैंने उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन वह घर में नहीं थी और न ही काम पर गई थी। जिस दिन मैं सिडनी पहुंचा, उस दिन मुझे अखबार से ये पता चला कि उसका कत्ल हो गया था। मैं किसी भूत की तरह से 2 दिन तक इधर उधर घूमता रहा। मैं सच में कह रहा हूं, कत्ल? इस बात की कितनी संभावना होती है कि आपके जीवन का अंत गला दबाने से हो जाए, नहीं? ज्यादा नहीं, लेकिन क्या आप कत्ल के वक्त कहीं और थे? यह बेहतर रहेगा, एंड्रू ने कहा, कागज में कुछ दर्ज करते हुए। इवांस ने भय से देखा। भगवान के लिए आप मुझ पर शक न करें, या आप मुझे ये कहना चाहते हैं कि पुलिस इस मामले की छानबीन 1 हफ्ते से कर रही है और उनको अभी भी कुछ सुराग नहीं मिला है? हम सारे सबूतों को देख रहे हैं मिस्टर व्हाइट। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि सिडनी आने से 2 दिन पहले आप कहाँ थे? मैं बिल्कुल यहीं था। अकेले? पूरी तरह से तो नहीं। इवांस मुस्कुराया और उसने खाली ढक्कन को फेंक दिया। वह बड़ी खूबसूरती से हवा में उड़ता हुआ गया और डस्टबिन में जाकर गिर गया, बेआवाज। हैरी ने स्वीकृति में सर हिलाया। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि तुम्हारे साथ कौन था? आप पहले ही पूछ चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। वह एक महिला थी जिसका नाम एंजेलिना हचिंसन है। वह यहीं शहर में रहती है। हैरी ने इसको दर्ज किया। प्रेमिका? एंड्रू ने पूछा। एक तरह से, इवांस ने जवाब दिया। आप इंगरहोल्टर के बारे में क्या कह सकते हैं? वह कौन थी? हम एक दूसरे को बहुत दिनों से नहीं जानते थे। मैं उससे फ्रेजर द्वीप पर मिला था। उसने बताया कि वह बायरन की खाड़ी की तरफ जा रही थी। वह यहाँ से बहुत दूर नहीं है, इसलिए मैंने उसे अपना निम्बिन का फ़ोन नंबर दे दिया। कुछ दिन के बाद उसने मुझे फ़ोन किया
और पूछा कि क्या वह यहाँ एक रात के लिए ठहर सकती थी। वह यहाँ 1 सप्ताह से अधिक समय तक रही। उसके बाद जब मैं सिडनी गया तो मैं उससे मिला। ऐसा 2 या 3 बार हुआ। जैसा कि आप जानते हैं, हम पुराने शादीशुदा जोड़े की तरह नहीं हुए थे, और इसके अलावा वह उसी समय से थोड़ा बोझ लगने लगी थी। बोझ लगने लगी थी। हाँ, मेरे बेटे टॉम टॉम के लिए उसके दिल में ममता थी, और वह इस बात की कल्पना करने लगी थी कि इस देश में एक परिवार और घर बसाए। ये बात मुझे पसंद नहीं थी, लेकिन मैंने उसे बहकने दिया। किस बात के लिए बहकने दिया? इवांस थोड़ा सा कुलबुलाया। वह उस तरह की थी जो मिलने पर सख्त लगती थी, लेकिन अंदर से वह मक्खन की तरह मुलायम थी। फिर वह आपके लिए अधिक कुछ और नहीं कर सकती थी। तो वह दूसरों का ध्यान रखने वाली महिला थी। बातचीत जिस दिशा में जा रही थी, इवांस को वह पसंद नहीं आ रहा था। हो सकता है रही हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि मैं उसको अधिक नहीं जानता था। वह नॉर्वे में अपने परिवार से बहुत दिनों से नहीं मिली थी। अगर मिली होती तो हो सकता है वह प्यार के लिए इतनी भूखी, वहां उसका कोई था। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? कौन जानता है। जैसा कि मैंने कहा कि वह बेवकूफ थी, रोमांटिक किस्म की। उसमें कोई बुराई नहीं थी। इवांस की आवाज लड़खड़ाने लगी। रसोई में चुप्पी छा गई। वह एक अच्छा अभिनेता है या उसमें किसी तरह की मानवीय भावनाएं हैं ही नहीं, हैरी ने सोचा। अगर आपको इस संबंध में किसी तरह का भविष्य नहीं दिखाई दे रहा था तो आप उससे अलग क्यों नहीं हुए? मैं उसी रास्ते में था, गलियारे में खड़ा होकर अलविदा कहने ही वाला था, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता वह जा चुकी थी। यूं ही। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं। हाँ, उसकी आवाज गहरा गई थी, इसमें कोई शक नहीं, हैरी ने सोचा। इवांस ने अपने हाथों की तरफ देखा। जाने का क्या तरीका था, नहीं? अध्याय 12। काफी बड़ी मकड़ी। वे खड़ी ढाल वाली पहाड़ी सड़क पर गाड़ी चला रहे थे। रास्ते में साइन बोर्ड पर लिखा था, क्रिस्टल महल का रास्ता। सवाल ये है, क्या इवांस व्हाइट सच बयान कर रहा था? हैरी ने कहा। एंड्रू ने सामने से आ रहे ट्रैक्टर से खुद को बचाया। मुझे एक अनुभव साझा करने दो हैरी। पिछले 20 से अधिक सालों से मैं ऐसे बहुत अलग अलग तरह के लोगों से सच या झूठ के बारे में बात करता रहा हूँ। दोषी या निर्दोष, खूनी और जेब कतरे, बहुत ठंडे किस्म के लोगों के साथ, बच्चों जैसे वाले लोगों के साथ, डरावने खलनायक चेहरे, समाज रोगी, मनोरोगी, उदार किस्म के लोग। उसने कुछ और उदाहरणों की खोज की। मैं बात समझ गया एंड्रू। आदिवासी और गोरे, उन सभी ने अपनी कहानियां एक ही लक्ष्य को ध्यान में रखकर सुनाई कि उनके ऊपर यकीन किया जाए। और आपको बताऊं कि मैंने क्या सीखा? ये कहना असंभव होता है कि कौन झूठ बोल रहा है और कौन नहीं। बिल्कुल हैरी, एंड्रू ने इस बात के ऊपर फिर से बहस करने की कोशिश की। परंपरागत अपराध कथाओं में आत्मसम्मान वाला हर जासूस लोगों के झूठ बोलने को अचूक रूप से समझ सकता था। ये बिल्कुल ही बेवकूफ़ी की बात है। इंसानी स्वभाव ऐसे विशाल अभेद्य जंगल की तरह होता है जिसे कोई भी पूरी तरह से नहीं समझ सकता। किसी बच्चे के गहरे रहस्यों को उसकी माँ भी नहीं समझ सकती। वे एक कार की तरफ मुड़े जो कि बड़े बगीचे के सामने रुकी हुई थी, जिससे एक संकरी सी सड़क, फव्वारे, फूलों के बगीचे और पेड़ों की दुर्लभ प्रजातियों के बीच जाती थी। उस बाग के सामने एक बड़ा सा घर था जिसके बारे में निम्बिन का शेरिफ नक्शे में बता रहा था। दरवाजे के ऊपर एक घंटी ने उनके आने की घोषणा की। वह जाहिर तौर पर एक लोकप्रिय जगह थी क्योंकि दुकान पर्यटकों से भरी हुई थी। एक उत्साही महिला ने उनका स्वागत मुस्कुराहट और जोश के साथ किया, मानो वह महीनों में वहां आने वाले पहले ग्राहक हों। क्या आप पहली बार यहाँ आए हैं? उसने पूछा, मानो उस क्रिस्टल की दुकान में एक बार आने वाले को
वहां आने की लत पड़ जाती हो, और वह ये जानते थे कि ये इसी तरह की बात थी। मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है, उसने तब ये बात कही जब उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि वे पहली बार आए थे। आप इस क्रिस्टल महल का अनुभव पहली बार हासिल करने वाले हैं। उस गलियारे से चलिए, दाईं तरफ हमारा शानदार शाकाहारी भोजनालय है, जहां सबसे लाजवाब भोजन उपलब्ध है। वहां जाने के बाद आप बाईं तरफ जाइए, क्रिस्टल और खनिज कक्ष में, वहीं असली काम होता है। अब जाइए जाइए। उसने हाथ हिलाकर उनको विदा किया। इतनी शानदार भूमिका के बाद हताशा तब हुई जब वह एक सामान्य सी दुकान निकली, जहां चाय, कॉफी, सैंडविच आदि बेचे जा रहे थे। बताए गए क्रिस्टल और खनिज कक्ष में चमकदार क्रिस्टल की प्रदर्शनी लगी हुई थी। बुद्ध की मूर्ति थी जिसमें वे पालथी मारे बैठे थे। हरे और नीले रंग के तराशे पत्थर और बिना कटे हुए पत्थर जिनको रोशनी के बीच सजाया गया था। कमरे में हल्का संगीत, अगरबत्ती की भीनी खुशबू और बहते जल का हल्का सा शोर। हैरी का मानना था कि दुकान बहुत अच्छी थी, लेकिन ऐसी नहीं जो आपको आंखें फाड़कर देखने को विवश कर दे। हालांकि जिस बात से आपकी सांस थम सकती थी वह थी कीमतें। कुछ कीमतों की पर्चियां देखकर एंड्रू हंस पड़ा। वह महिला बहुत बुद्धिमान है, उसने वहां आए अधेड़ उम्र के और साफ तौर पर उच्च आय वर्ग के ग्राहकों की तरफ इशारा करते हुए कहा। हिप्पियों की पीढ़ी बड़ी हो चुकी है, उनके पास वयस्क नौकरी है, वयस्क तनख्वाहें हैं, लेकिन उनका दिल अभी भी कहीं उसी रहस्य लोक में रहता है। वे काउंटर तक वापस गए। उस उत्साही महिला के चेहरे पर अभी भी मुस्कान चमक रही थी। उसने हैरी का हाथ लिया और उसकी हथेली में एक नीला हरा पत्थर दबा दिया। आपकी राशि मकर है ना? इस पत्थर को अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। ये आपके कमरे से सारे नकारात्मक प्रभावों को दूर कर देगा। इसकी कीमत महज $65 है। आपको यह पत्थर जरूर लेना चाहिए, इसलिए मेरे ख्याल से इसकी कीमत $50 कर देते हैं। वह एंड्रू की तरफ मुड़ी। और आप जरूर सिंह राशि वाले हैं। अरे नहीं मैम, मैं एक पुलिस वाला हूं, उसने अपना बैज दिखाते हुए कहा। वह भय से पीली पड़ गई और उसने घबराकर उसकी तरफ देखा। कितनी बुरी बात है, मेरे ख्याल से मैंने कुछ भी गलती नहीं की है। अभी तक तो मुझे नहीं लगता है मैम, मुझे लगता है कि आप मार्गरेट डाउसन हैं। पहले आप व्हाइट थीं। अगर ये बात सही है तो मुझे आपसे अकेले में कुछ बातें करनी हैं। मार्गरेट डाउसन तत्काल उनके साथ हो गई और उसने एक लड़की को बुलाकर काम देखने के लिए कहा। फिर वह एंड्रू और हैरी के साथ बगीचे में गई और वहां वे एक सफेद मेज के पास बैठ गए। 2 पेड़ों के बीच जाला तना हुआ था। पहले हैरी को लगा कि वह मछली का जाला था, लेकिन नजदीक से देखने पर पता चला कि वह मकड़ी का बहुत बड़ा जाला था। लगता है बारिश होने वाली है, उसने कहा अपने हाथों को मलते हुए। एंड्रू ने अपना गला साफ किया। उसने अपने निचले होठों को चबाया। माफ करना अफसर, इससे मुझे बहुत घबराहट हो रही है। कोई बात नहीं मैम, यहाँ काफी सारे मकड़े हैं। ओह, वह हमारी माउस मकड़ी बिल्ली का है। वह शायद आसपास कहीं सो रहा है। हैरी ने अनजाने में अपना पैर उसके पैरों के नीचे रख दिया। माउस मकड़ी? क्या इसका मतलब ये है कि वह चूहा खाता है? उसने पूछा। एंड्रू मुस्कुराया। हैरी नॉर्वे से आया है, उनको बड़ी मकड़ियों की आदत नहीं है। ओह अच्छा, मैं आपको समझाती हूँ। बड़ी वाली मकड़ियां खतरनाक नहीं होती हैं, मार्गरेट डाउसन ने कहा। हालांकि हमारे यहाँ खतरनाक छोटी मकड़ियां भी होती हैं, जिनको शहर बहुत पसंद है, जहां वे भीड़ में छुप सकती हैं, अंधेरे कोनों में। ऐसा लग रहा है जैसे किसी को मैं जानता हूं, एंड्रू ने कहा। लेकिन अब काम पर वापस आ जाते हैं मैम। आपका बेटा? अब मिसेस डाउसन सच में सफेद पड़ गई। इवांस? एंड्रू ने हैरी को देखा। जहां तक मेरी जानकारी है, उसका पुलिस के साथ इससे पहले कोई चक्कर नहीं रहा है मिसेस डाउसन।
हैरी ने कहा। नहीं नहीं, उसका कोई चक्कर नहीं रहा है, ईश्वर की दया से। हम असल में आपके घर इसलिए आए क्योंकि आपका घर ब्रिस्बेन जाने के हमारे रास्ते में आता था। हमने सोचा कि शायद आपको इंगरहोल्टर के बारे में कुछ पता हो। उन्होंने अपने दिमाग पर जोर दिया और फिर सिर हिलाया। इवांस ज्यादा लड़कियों को जानता नहीं है। वह जिससे भी मिलता है उसे मेरे पास मिलवाने के लिए लाता है। उस लड़की के साथ बच्चा होने के बाद, उस भयानक लड़की के साथ जिसका मैं नाम भी याद नहीं रखना चाहती थी, मैंने उसे समझाया कि उसे तब तक इंतजार कर लेना चाहिए जब तक कि कोई सही लड़की मिल नहीं जाती। उसे इंतजार क्यों करना चाहिए? हैरी ने पूछा। क्योंकि ये सही वक्त नहीं है। उसने दुकान की तरफ इशारा करते ये बताने की कोशिश की कि उसका समय कीमती था, और चूंकि इवांस एक संवेदनशील लड़का है जो जल्दी दुखी हो सकता है, उसके जीवन में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा रही है और उसे एक ऐसी लड़की की जरूरत है जिसके ऊपर वह पूरी तरह से भरोसा कर सके। इन जैसी लड़कियों के साथ नहीं जो उसके दिमाग को गंदा कर देती हैं। काले बादल तारों के ऊपर छा गए थे। आप अपने बेटे से अक्सर मिलती हैं? एंड्रू ने पूछा। इवांस को जब मौका मिलता है यहाँ आता है। उसे शांति की जरूरत होती है। वह इतनी मेहनत करता है बेचारा। वह जो जड़ी बूटियां बेचता है, आपने कभी उनको लिया है? कभी कभी वह कुछ लेकर आता है और मैं उनको कैफे में चाय में डाल देती हूँ। एंड्रू ने अपना गला साफ किया। अपनी आंखों के कोने से हैरी को पेड़ों के बीच कुछ हलचल सुनाई दी। अब हमें चलना चाहिए मैम, एक आखिरी सवाल है। हाँ? ऐसा लग रहा था कि एंड्रू के गले में कुछ फंस गया था। वह लगातार खांस रहा था। जाला हिलने लगा था। आपके बाल हमेशा से ऐसे ही सुनहरे रहे हैं मिसेस डाउसन? अध्याय 13। बूर। जब वे सिडनी में उतरे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हैरी बुरी तरह थका हुआ था और उसे होटल के बिस्तर की याद आ रही थी। कुछ पी लो थोड़ा सा, एंड्रू ने सुझाव दिया। तुमको घर नहीं जाना है क्या? हैरी ने पूछा। एंड्रू ने अपना सिर हिलाया। इस समय वहां मुझे अपने अलावा कोई और नहीं मिलने वाला है। इस समय? असल में पिछले 10 सालों से मैं तलाकशुदा हूं। पत्नी न्यू कैसल में बेटियों के साथ रहती है। मैं कोशिश करता हूं कि जितना हो सके उनसे मिलूं, लेकिन वह काफी दूर हैं। बेटियां जल्दी ही इतनी बड़ी हो जाएंगी कि सप्ताहांत में उनकी अपनी योजना हुआ करेंगी। तब जाकर मुझे ये पता चलेगा कि उनके जीवन में मैं अकेला पुरुष नहीं हूं। वे बहुत सुंदर हैं, समझे? 14 और 15 साल की। उफ, मुझे हर उस आदमी को भगा देना चाहिए जो दरवाजे के आसपास मंडराए। एंड्रू मुस्कुराने लगा। हैरी को अपने सहकर्मी की ये बेपरवाह अदा पसंद आई। हाँ, इसी तरह से चलता है एंड्रू। हाँ, सही बात है दोस्त। तुम्हारा क्या हाल है? कोई पत्नी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई कुत्ता नहीं। मेरा बस एक बॉस है, एक बहन, एक पिता और कुछ ऐसे लोग जिनको मैं अभी भी दोस्त कहता हूं, जबकि उनका फोन आए सालों बीत चुके हैं। नहीं मैंने उनको फोन किया। इस तरह से इस तरह से। वे दोनों हंसने लगे। आओ एक एक पीते हैं। एल्बरी में? ऐसा लगता है जैसे काम पर जाना हो, हैरी ने कहा। एक तरह से। जब वे अंदर गए तो बरगिता उनको देखकर मुस्कुराई। उसने एक ग्राहक को ऑर्डर पहुंचाया और उनकी तरफ आई। उसकी आंखें हैरी के ऊपर टिकी हुई थीं। हाय, उसने कहा। हैरी चाहता था उसकी गोद में सर रखकर सो जाए। कानून के नाम पर 2 डबल जिन और टॉनिक, एंड्रू ने कहा। मैं अंगूर का जूस पीना चाहूंगा, हैरी ने कहा। उसने उनको सर्व किया और बार की तरफ बढ़ गई। कल के लिए शुक्रिया, उसने स्वीडिश में हैरी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। पीछे लगे शीशे में हैरी ने देखा कि उसके चेहरे पर बेवकूफों सी मुस्कान थी। यहाँ कोई स्कैंडिनेवियाई तरीका नहीं चलेगा,
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर मुझे यहाँ पी गई चीज़ों का बिल चुकाना है तो हम अंग्रेजी में बातचीत करेंगे। एंड्रू ने उसकी तरफ सख्त निगाहों से देखा। और अब मैं तुम जवानों से कुछ कहना चाहूँगा। प्रेम मौत से भी गहरा रहस्य है। वह नाटकीय प्रभाव पैदा करने के लिए रुक गया। अंकल एंड्रू आप लोगों को एक पुरानी ऑस्ट्रेलियाई कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये कहानी है विशाल सांप, बुब्बूर और वाल्ला की। वे सभी नजदीक होकर बैठ गए और एंड्रू ने अपने होठों पर जीभ फेरते हुए सिगार जलाई। एक जमाने की बात है कि एक बहादुर नौजवान था। उसका नाम वाल्ला था। उसे एक सुंदर लड़की से प्यार हो गया जिसका नाम था मूरा। वह उसके साथ थी। वाल्ला ने अपने कबीले के अनुष्ठानों को सफलतापूर्वक पूरा किया था। वह पुरुष था और इसलिए वह कबीले की जिस भी औरत से चाहता विवाह कर सकता था, बशर्ते कि उसका विवाह पहले न हुआ हो और वह महिला भी उससे विवाह करना चाहती हो। और मूरा ने यही किया। वाल्ला अपनी प्रेमिका से मुश्किल से ही अलग हो सकता था, लेकिन परंपरा ये थी कि उसे शिकार पर जाना था और वह जो भी शिकार करता वही लड़की के माता पिता के लिए उसकी तरफ से दहेज होता, तब जाकर शादी हो पाती। एक सुबह जब पत्तों से ओस टपक रही थी, वाल्ला निकल पड़ा। मूरा ने उसे सफेद काकातुआ का पंख दिया जिसे उसने अपने बालों में लगा लिया। जब वाल्ला बाहर गया हुआ था तब मूरा भोज के लिए शहद जमा करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि उसे ढूंढना उतना आसान नहीं था और उसे खेमे से बहुत आगे जाना पड़ा जहां जाने का उसे अभ्यास था। वह बड़े बड़े चट्टानों वाली घाटी में आई। घाटी के ऊपर अजीब सी चुप्पी छाई हुई थी। वहां किसी चिड़िया या किसी कीड़े की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। वह वहां से जाने ही वाली थी कि उसे एक घोंसला दिखाई दिया जिसके अंदर कुछ बड़े बड़े सफेद अंडे थे। इतने बड़े अंडे उसने कभी नहीं देखे थे। मैं इसे भोज के लिए ले जाऊंगी, उसने सोचा और उसकी तरफ हाथ बढ़ा दिया। उस पल उसने चट्टानों के ऊपर कोई आवाज सुनी और इससे पहले कि वह भागने या अपना मुंह खोलने के बारे में सोच भी पाती, एक बड़ा सा पीला और भूरे रंग का सांप उसकी कमर के इर्द गिर्द लिपट गया। उसने कोशिश की लेकिन वह निकल नहीं पाई। वह खुद को छुड़ा नहीं पाई। सांप उसे दबाए ही जा रहा था। मूरा ने ऊपर नीले आसमान की तरफ देखा और वाल्ला का नाम पुकारने की कोशिश की, लेकिन उसके फेफड़ों में इतनी हवा नहीं थी कि कोई आवाज निकाल पाती। सांप की जकड़ मजबूत होती जा रही थी और अंत में मूरा की जान निकल गई। उसके बदन की सारी हड्डियां चूर चूर हो गई थीं। उसके बाद वह सांप उसी छाया में वापस चला गया जहां से वह आया था, जहां उसे देख पाना असंभव था क्योंकि उसकी रंगत घाटी के पेड़ों और चट्टानों से मिलती जुलती थी। 2 दिन बाद उनको उसकी चूर चूर लाश चट्टानों के बीच मिली। मूरा के माता पिता को दिलासा दिला पाना मुश्किल लग रहा था। माँ रो रो कर अपने पति से कहे जा रही थी कि जब वाल्ला आएगा तो वे उससे क्या कहेंगे। एंड्रू ने हैरी और बरगिता को चमकती आंखों से देखा। अगली सुबह जब वाल्ला शिकार से लौटा तो जलती आग के सिवाय कुछ भी नहीं बचा था। हालांकि रास्ता बहुत कठिन था, लेकिन उसके पैर हल्के थे और उसकी आंखों में चमक और खुशी थी। वह मूरा के माता पिता के पास गया जो आग के पास खामोश बैठे हुए थे। ये उपहार आपके लिए मेरी तरफ से है, उसने कहा। वह अच्छा शिकार करके आया था। एक कंगारू, छोटे भालू जैसा जानवर और ईमू की जांघ। तुम अंतिम संस्कार के लिए सही समय पर लौटे हो। वाल्ला, तुमको ही हमारा बेटा बनना पड़ेगा, मूरा के पिता ने कहा। वाल्ला ने ऐसे देखा जैसे उसे जोरदार थप्पड़ मारा गया हो। वह बड़ी मुश्किल से अपने दुख को रोक पा रहा था, लेकिन वह मजबूत योद्धा था। उसने अपने आंसुओं को रोकते हुए ठंडेपन से पूछा,
आपने अभी इसको दफनाया नहीं? क्योंकि यह आज से पहले हमें मिली नहीं थी, पिता ने कहा। फिर मैं उसकी आत्मा को वापस लाऊंगा। हमारे चिकित्सक उसकी टूटी हुई हड्डियों को जोड़ देंगे। फिर मैं उसके जीवन को वापस लेकर आऊंगा। अब बहुत देर हो चुकी है, पिता ने कहा। उसकी आत्मा पहले ही वहां जा चुकी है जहां सभी स्त्रियों की आत्माएं चली जाती हैं, लेकिन उसका कातिल अभी भी जिंदा है। तुम अपना कर्तव्य समझते हो ना मेरे बेटे? वाल्ला बिना एक भी शब्द बोले निकल गया। वह एक गुफा में अपने कबीले के अन्य कुंवारे लोगों के साथ रहने लगा। उसने उनसे भी कुछ नहीं कहा। कई महीने बीत गए। वाल्ला अपने आप में रहने लगा और उसने नाच गान में भाग लेने से मना कर दिया। कुछ लोगों ने सोचा कि वह अपने दिल को सख्त बना रहा था ताकि मूरा को भूल सके। अन्य लोगों ने सोचा कि वह इस बात की योजना बना रहा था कि औरतों के मृत्यु देश में मूरा का पीछा करे। वह सफल नहीं हो पाएगा, वे कहते। औरतों के लिए एक जगह है और मर्दों के लिए दूसरी। एक औरत आग के पास आकर बैठ गई। तुम लोग गलत हो, उसने कहा। वह गहरी सोच में है। वह इस बात की योजना बना रहा है कि किस तरह से अपनी औरत की मौत का बदला ले सके। क्या तुमको ये लगता है कि तुम लोगों को सिर्फ ये करना होगा कि एक बर्छी लेकर बुब्बूर को मारना भर है? उस विशाल पीले और भूरे सांप को तुमने उसको कभी देखा नहीं है, लेकिन मैंने उसे एक बार देखा है जब मैं छोटी थी, और उसी दिन मेरे बाल काले पड़ गए। वह सबसे भयानक दृश्य था जिसकी कल्पना की जा सकती है। मेरी बातों को ध्यान से सुनो। बुब्बूर को बस एक ही तरीके से हराया जा सकता है, बहादुरी और चालाकी से, और मुझे ये लगता है कि इस नौजवान योद्धा में वह खूबियां हैं। अगले दिन वाल्ला आग के पास गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह बड़े जोश में लग रहा था, क्योंकि उसने ये पूछा कि उसके साथ रबर इकट्ठा करने कौन जाना चाहता था। हमारे पास रबर है, उन्होंने वाल्ला को खुश मिजाज देखकर आश्चर्य से कहा। तुम हम लोगों से कुछ ले सकते हो? मुझे ताज़ा रबर चाहिए, उसने कहा। उनके हैरान चेहरे को देखकर वह हंस पड़ा और बोला, मेरे साथ आओ और मैं तुम लोगों को ये दिखाऊंगा कि मैं इसका इस्तेमाल किस रूप में करने वाला हूं। उत्सुकतावश वे उसके साथ चल पड़े, और जब उन लोगों ने रबर इकट्ठा कर लिया, वह उनको लेकर उस घाटी की तरफ गया जहां विशाल चट्टानें थीं। वहां उसने एक ऊंचे पेड़ पर मचान बनाया और बाकी लोगों से ये कहा कि वे उस घाटी के प्रवेश तक चले जाएं। अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ वह पेड़ पर चढ़ गया और वहां से वह बुब्बूर का नाम पुकारने लगा। जब उसकी आवाज घाटी में गूंजी तो आकाश में सूरज निकल आया। फिर वह आया, एक विशाल पीला और भूरा सिर आगे पीछे हो रहा था। वह उस आवाज की दिशा की तलाश कर रहा था। उसके चारों तरफ छोटे छोटे पीले और भूरे सांप थे। जाहिर है वे उसी अंडे से निकले थे जिनको मूरा ने देखा था। वाल्ला और उसके दोस्त ने रबर के छोटे छोटे गोले बना लिए। जब बुब्बूर ने उनको पेड़ पर देखा तो उसने अपने जबड़े खोल दिए, अपनी जीभ बाहर निकाली और उनकी तरफ बढ़ाई। सूरज पूरी गर्मी के साथ नहीं चमक रहा था और बुब्बूर का लाल और सफेद जबड़ा चमक उठा। जब बुब्बूर ने अपना हमला शुरू किया तो वाल्ला ने रबर की सबसे बड़ी गेंद सांप के खुले मुंह में डाल दी और आदतन उस सांप ने अपना मुंह बंद कर लिया। बुब्बूर जमीन पर चक्कर काटने लगा, लेकिन मुंह में चिपके हुए रबर से निकल नहीं पा रहा था। वाल्ला और उसके दोस्त यही चालाकी छोटे छोटे सांपों के साथ भी आजमाने लगे और जल्द ही उन सभी के जबड़े बंद हो गए और वे कुछ भी कर पाने में असमर्थ हो गए। वाल्ला ने फिर अन्य लोगों को बुला लिया और उन लोगों ने किसी तरह की दया नहीं दिखाई। सभी सांप मार डाले गए। क्योंकि बुब्बूर ने कबीले की सबसे सुंदर बेटी को जो मारा था
और बुब्बूर की संततियां एक दिन बड़ी होकर अपनी मां की तरह ही बड़ी हो जाती। उस दिन के बाद से पीले और भूरे रंग के डरावने सांप ऑस्ट्रेलिया में दुर्लभ हो गए, लेकिन हर साल गुजरने के साथ हमारे भय ने उसे लंबा और मोटा बना दिया। एंड्रू ने जिन और टॉनिक का आखिरी घूंट लिया। इस कहानी का संदेश क्या है? बरगिता ने पूछा। प्यार मौत से अधिक गहरा रहस्य है और तुमको सांपों से सावधान रहना पड़ेगा। एंड्रू ने वहां पी गई शराब के पैसे दिए, हैरी को हौसला बढ़ाने वाला धौल लगाया और वहां से चला गया। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नॉर्वेजियन उपन्यासकार जो नेस्बो के लिखे जासूसी उपन्यास एक हसीना का कत्ल का पहले अंश के आखिरी अध्याय। मैं जल्द ही दूसरे अंश के शुरुआती अध्याय लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।